आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर समस्त जीवों का अस्तित्व ऊर्जा पर निर्भर करता है और सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। 1 मिनट में पृथ्वी सूर्य से लगभग 23 खरब हॉर्स पावर के बराबर शक्ति प्राप्त करती है और इसी सौर शक्ति द्वारा जैवमंडल का जो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्रियाशील रहता है। वास्तव में सूर्य एक नाभिकीय बम है जिसमें लगातार हाइड्रोजन के अणु संलयित होकर हीलियम के अणुओं में बदलते रहते हैं। इसलिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती रहती है और सूर्य से विमुक्त ये ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होती है और ये जो ऊर्जा होती है उसे हम रेडिएंट एनर्जी या विकिरण ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी द्वारा जब विकिरण ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है तो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी की सतह सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा को ग्रहण करती है। सूर्य से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म तरंगों के रूप में पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है और इन तरंगों में उच्च आवृत्ति वाली गामा एक्सरेज से लेकर निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें तक होती हैं। लेकिन विकिरण का एक जो बड़ा हिस्सा होता है वायुमंडल की अवशोषण परावर्तन और विसरण की क्रियाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और संपूर्ण सौर विकिरण का एक अंश मात्र लगभग 1/50 करोड़वां हिस्सा जो होता है वही पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच पाता है। पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाली ऊर्जा मुख्य रूप से विजिबल लाइट यानी 390 से 760 nm और इंफ्रारेड लाइट के हिस्सों से निर्मित होती है। तो पृथ्वी की धरातल पर जो ऊर्जा पहुंच रही है विकिरित ऊर्जा उसमें से 10% जो होती है वो यूवी रेज होती हैं और 45% विजिबल लाइट होती है, 45% इंफ्रारेड लाइट होती है। यानी टोटल 100% में यूवी लाइट और विजिबल लाइट का हिस्सा बराबर होता है और 10% यूवी लाइट का होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो मुख्य रूप से नीला और लाल प्रकाश अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करते हैं और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्लांट्स के अंदर स्टोर की जा सकती है। अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा की यानी इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जिनमें पहला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंचने वाली सौर ऊर्जा, फिर पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु प्रयुक्त ऊर्जा और पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक से उपभोक्ताओं को प्रवाहित ऊर्जा, उसका मार्ग और उसकी मात्रा। अब चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो सूरज है उससे मिलने वाली जो रेडिएंट एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्टोर करते हैं। उनमें से कुछ ऊर्जा हीट के रूप में बाहर निकल जाती है और कुछ ऊर्जा जो होती है वो श्वसन के काम भी आती है, बाकी ऊर्जा कंज्यूमर्स उसको काम में लेते हैं। यानी एक निरंतर चलने वाला साइकिल है। इस चित्र में आपको समझाया गया है कि किस तरह से एनर्जी का इनपुट होता है और किस तरह से उसका आउटपुट होता है, यानी किस तरह से इकोसिस्टम में एनर्जी आती है और किस तरह से बाहर निकलती है। जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। जब हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है उसमें 2 वर्क यहाँ का हो रहे हैं। एक तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, और उसके बाद में जो नेट एनर्जी यहाँ पर रहती है वो हीट गिवन ऑफ बाय द सिस्टम कहलाती है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक फूड चेन के अंदर किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है। प्लांट्स सूरज से एनर्जी लेकर, रेडिएंट एनर्जी लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनसे एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाती है यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं में जाती है, जिनसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऊर्जा ग्रहण करते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स और प्लांट्स की डेथ के बाद में जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसमें ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। इस चित्र में आपको साइंटिफिक वे में
ये पूरा सिस्टम समझाया गया है कि सूरज से जो एनर्जी निकलती है उसमें से कुछ तो हीट के रूप में चली जाती है। फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी जहाँ पर प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स को हम मानते हैं, वहाँ पर ये ऊर्जा पहुँचती है, जहाँ फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसको स्टोर कर लिया जाता है। अब जो प्लांट्स हैं उन पर फीड करने वाले सेकंड ट्रॉफिक लेवल या प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिन्हें हम शाकाहारी भी बोलते हैं, उन तक ये ऊर्जा पहुंचती है, लेकिन उसमें से ऊर्जा का कुछ भाग हीट के रूप में वातावरण में चला जाता है। इसी तरह से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकंड ट्रॉफिक लेवल से ऊर्जा का प्रवाह होता है और लगातार ये प्रवाह टॉप मोस्ट जो कार्निवोर्स होते हैं वहाँ तक होता रहता है और उन सभी ट्रॉफिक लेवल्स पे हीट भी रिलीज़ होती है। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ऊर्जा का प्रवाह एक वन वे ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर ऊर्जा रासायनिक भोजन या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संश्लेषित तो होती है और इस संश्लेषित भोजन का अधिकांश भाग पौधों द्वारा श्वसन में खर्च हो जाता है। शेष ऊर्जा पौधे के ही ऊतक और अंगों का पोषण करके जीव को निर्माण में सहायता करते हैं और इन पादपों को जब कोई शाकाहारी यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तब इस भोजन ऊर्जा का अधिकांश भाग उपभोक्ता की श्वसन क्रिया द्वारा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से एक वन वे ट्रांसपोर्ट यहाँ पर चलता रहता है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक इकोसिस्टम के, वो कई तरीके से ऊर्जा को धारण करते हैं और ये ऊर्जा जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनमें एक निरंतर एक दिशीय भ्रमण करती है। जो एनर्जी है यहाँ पर वो हीट के रूप में यहाँ पर लॉस्ट भी होती है। ये चीज़ आपको समझा दी गई है। The efficiency of these transfers is important for understanding the different behavior and eating habits of warm-blooded versus cold-blooded animals। तो इस तरह से हम चित्र में ये जो एनर्जी फ्लो है इसको एक पिरामिड के द्वारा समझा सकते हैं कि किस तरह से प्रोड्यूसर्स एनर्जी की सबसे ज़्यादा मात्रा को ग्रहण करते हैं, उनसे जब हर्बीवोर्स तक जाती है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है और टॉप कार्निवोर्स तक जाते जाते ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसको एक सिंपल से हम फिज़िक्स के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जब कोल, क्रूड ऑयल, सोलर एनर्जी, इन सब चीज़ों को हम एक एनर्जी सोर्स के रूप में मानते हैं, उनसे हमें प्राइमरी एनर्जी मिलती है। जब उनको सेकेंडरी एनर्जी यानी पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी आदि में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस होता है। अब जब वहाँ से सेकेंडरी एनर्जी ट्रांसमिट होती है फाइनल एनर्जी की तरफ, जहाँ पर कंज्यूमर्स लाइक इंडस्ट्रीज़, कॉमर्शियल फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं, वहाँ पर जब इस ऊर्जा को लिया जाता है वो फाइनल एनर्जी कहलाती है। उसका फिर कन्वर्शन होता है और वहाँ पर यूज़फुल एनर्जी बनती है, जैसे हीट होती है, कूलिंग की प्रोसेस होता है, मोबिलिटी होती है। और इन सभी प्रोसेस में हर स्टेप पर आप देख रहे हैं हीट का लॉस भी होता है। उसी तरह से एक फूड चेन के अंदर या फूड वेब के अंदर भी ऊर्जा का प्रवाह इसी तरह से होता है कि सोलर एनर्जी मिली, प्रोड्यूसर्स में गई, प्रोड्यूसर से हीट रिलीज़ हुई और कंज्यूमर्स ने एनर्जी ली, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, उनसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, और फिर फाइनली जो एबायोटिक वहाँ पर प्रोसेस होता है यानी कार्निवोर्स स्केवेंजर्स जो वहाँ पर काम क्रिया करते हैं उसके द्वारा वो ऊर्जा हीट के रूप में फिर से रिलीज़ हो जाती है। यहाँ पर कुछ तकनीकी शब्दों को हम समझना चाहेंगे। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब है कि किस तरह से हम एक एनर्जी इवनली एनर्जी यानी सम एनालॉग प्रॉपर्टी जो होती है उसको एक सिस्टम के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी मेजरमेंट को हम एंट्रोपी बोलते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अ वर्जन ऑफ द लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी स्पेशलाइज्ड फॉर thermodynamical system usually expressed
as according to this formula delta U is equal to Q minus W। अब यहाँ पर कई थर्मोडायनेमिक्स के फिनोमेना लगते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इस तरह का प्रोसेस नेचर में कहीं नहीं होता है। मैनी प्रोसेसेस अकर स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शन ओनली। जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और यहाँ पर जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में रहता है। According to the second law of thermodynamics, it is impossible for any process to have heat transfer from cooler to the hotter object as its sole result। यानी किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हीट ट्रांसफ़र यानी ऊर्जा का प्रवाह एक ठंडे से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं होता है। हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स के 4 नियम दिए गए हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं या डिफ़ाइन कर रहे हैं, जैसे एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, और ये सब जो हैं ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके बिहेवियर को वेरियस सर्कमस्टांसेस में समझाते हैं। ये 4 लॉ हैं: जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि इस चित्र में हम दिखा रहे हैं, जो फर्स्ट लॉ जीरोथ लॉ है वो थर्मल इक्विलिब्रियम इज ट्रांजिटिव। फर्स्ट लॉ एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट्स फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड। सेकेंड लॉ है एनर्जीज कैन फ्लो इक्विलिब्रेट, and third law driving force for equilibration uniquely defined। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अकॉर्डिंग एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पर जो एक फैक्ट है वो है कि सर्टेन प्रोसेसेस नेवर अकर सजेस्ट दैट देयर इज ए लॉ फॉरबिडिंग देम टू अकर। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वुड अलाउ देम टू अकर। नन ऑफ दोज प्रोसेसेस वायलेट conservation of energy। The law that forbids these processes is called the second law of thermodynamics। हम लोग देखते हैं कि सेकेंड लॉ कई तरह से लिखा जा सकता है, मतलब उसके आपको विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, बट दीज मैनी वेज आर इन फैक्ट इक्विवेलेंट। ये सारे वेज जो हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे जितने भी प्राकृतिक नियम हैं, the second law of thermodynamics gives insight into nature, and its several statements imply that it is broadly applicable, fundamentally affecting many apparently disparate processes। The already familiar direction of heat transfer from hot to cold is the basis of a first version of second law of thermodynamics। यानी जैसा पहले समझाया था कि गर्म से ठंडी चीज़ की और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। अगर उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक कोल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है, जो इस कॉन्टैक्ट में आता है, वो ठंडा नहीं रहता है और हीट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। Furthermore, mechanical energy such as kinetic energy can be completely converted to thermal energy by friction। फ्रिक्शन के द्वारा यानी घर्षण के द्वारा, जैसे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पूरी तरह से थर्मल एनर्जी में बदल जाती है, बट द रिवर्स इज़ इम्पॉसिबल। हम थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदल सकते। अ हॉट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नेवर स्पॉन्टेनियसली कूल्स ऑफ एंड स्टार्ट्स मूविंग। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ अ पफ ऑफ गैस इंट्रोड्यूस्ड इनटू वन कॉर्नर ऑफ अ वैक्यूम चैम्बर। अगर एक वैक्यूम चैम्बर के एक कॉर्नर पे हम गैस का एक जो पफ होता है उसको बढ़ाना शुरू करते हैं, द गैस एक्सपांड्स टू फिल द चैम्बर। वहाँ पर जो गैस होती है वो भरना शुरू हो जाती है, बट इट नेवर
रीग्रुप्स इन द कॉर्नर, लेकिन एक कोने में कभी भी वो दोबारा इकट्ठी नहीं होती है। द रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कुड टेक दैम ऑल बैक टू द कॉर्नर बट दिस इज़ नेवर ऑब्जर्व टू हैपन। यानी एक कोने में हम उस गैस को फिर से इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। Second law of thermodynamics deals with the direction taken by spontaneous process. Many processes occur spontaneously in one direction only. That is, they are irreversible. यानी जितने भी process नेचर में होते हैं वो सारे ऊर्जा के प्रवाह को लेकर वो सारे irreversible होते हैं under a given set of conditions. Although irreversibility is seen in day-to-day life, a broken glass does not resume its original state. For instance, an example, complete irreversibility is a statistical statement that cannot be seen during the lifetime of universe. More precisely, यानी और भी अगर इसको हम क्लियर करना चाहते हैं तो एक जो irreversible process है वो डिपेंड करता है कि उसका पाथ क्या है। इफ़ द प्रोसेस कैन गो इन ओनली वन डायरेक्शन देन द रिवर्स पाथ डिफर्स फंडामेंटली एंड प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्सिबल। हीट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट वन नेवर गेट्स कोल्डर, ट्रांसफरिंग हीट टू द हॉट ऑब्जेक्ट एंड मेकिंग इट हॉटर। यानी जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो गर्म ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा गर्म नहीं बना सकता है। हीट का ट्रांसफ़र गर्म ऑब्जेक्ट से ही ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। और यहाँ पर एक और नियम लगता है, वो है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा का प्रवाह होता है या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उस वक्त केवल 10% जो टोटल एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म में है उसकी केवल 10% एनर्जी ही वहाँ पर स्टोर होती है। और इन सिंपल वर्ड्स ओनली अ लिटिल ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, अबाउट 10% जो होती है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ ट्रांसफ़र होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही हम उसको बना सकते हैं, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये जो सोलर पहला पॉइंट है, सोलर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन इज़ ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ये यानी सूर्य एकमात्र स्रोत है जिससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। दिस सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स। जैसा आपको समझाया जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल दी जाती है। दिस एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स। अब ये एनर्जी जो है वो स्वपोषी जीवों द्वारा एकत्रित की जाती है एंड डज नॉट गो बैक इनटू द सोलर सिस्टम, और ये फिर से सोलर सिस्टम में नहीं जा सकती, लेकिन ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर्स के अंदर ये ट्रांसफ़र की जा सकती है जब वो इन पौधों पर फीड करते हैं। प्रोड्यूसर्स कैप्चर ओनली 1 to 5% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी PAR पार। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ 1 से 5% जो टोटल उन्होंने फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस लिए थे उन्हीं को कैप्चर कर पाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो अनयूटिलाइज यानी किसी काम में नहीं आते हैं और हीट के रूप में वातावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं। एनर्जी का एक छोटा सा भाग, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एनर्जी कैप्चर्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड ओनली अबाउट 10% एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोवाइड फूड टू द हर्बीवोर्स। यानी जो एनर्जी कैप्चर करते हैं प्रोड्यूसर्स, उनका एक बड़ा भाग जो होता है वो
रेस्पिरेशन के रूप में काम आता है, श्वसन की क्रिया में काम आता है और केवल प्राप्त एनर्जी का 10% ही वो शाकाहारी पौधों को फूड के रूप में मिलता है। Energy obtained by the herbivores is used in metabolism and the utilized portion is added to the detritus as feces and liberated in the form of heat। यानी सेम प्रोसेस है कि जो एनर्जी हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर से ले रहे हैं उसका ज़्यादातर भाग उसके मेटाबॉलिज्म में काम आ जाता है और कुछ भाग जो होता है वो लिबरेट हो जाता है हीट के रूप में, और उसके बाद में जो भाग बचा रहता है वो एनर्जी हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स यानी मांसाहारी जीवों के अंदर ट्रांसफ़र होती है। और इसी तरह से डिकम्पोजर्स जब हर्बीवोर्स की डेथ के बाद में उनके ऊपर रिएक्शन करते हैं तो वो डिकम्पोजर्स में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। In this step also only about 10% of energy in herbivores is used by the carnivores. Thus, at every trophic level, there is decreased in the amount of energy available for organisms of the next trophic level. यानी हर स्टेप पर एनर्जी की मात्रा कम होती जाती है। And this proves the second law of thermodynamics, which states that energy is lost at every step in the ecosystem in the form of heat। यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में हर स्टेप पर एनर्जी का लॉस होता है और वो ऊष्मा के रूप में होता है।